बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखने से पहले हम एक नज़र क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमारे पास जनरली दो क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर अल्कीन्स और अल्काइंस में क्लासीफाई करते हैं, और जबकि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्लासीफाई करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास मज़ीद दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपके पास जो अल्केन्स हैं ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है जैसे कि साइक्लोअल्केन्स में, ये डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं जैसे कि साइक्लोअल्कीन्स में, और ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकते हैं जैसे कि साइक्लोअल्काइंस में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि आपके पास कंपैरेटिवली डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ये बेसिकली बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, या फिर हम ऐसे कंपाउंड्स को भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं कि जिनके अंदर आपके पास हक्कल रूल को ओबे करते हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस को भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। आज हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें आपके पास कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग की हुई हो, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ हो जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो बिटवीन द कार्बन एटम्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनकी मेजर एग्जांपल है आपके पास अल्केन्स। दूसरी तरफ जी हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। डबल बॉन्डिंग के केस में हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्डिंग के केस में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो मेजर एग्जाम्पल हैं वो है अल्कीन्स, जिसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्डिंग शो करती है, और अल्काइंस जिसमें कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग शो करती है। इसके अलावा एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपनी फुल सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोजन शो नहीं करती, बल्कि कार्बन के साथ इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आमतौर पे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि करेक्टरिस्टिक है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन है आपके पास वो मेजरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है डिपिक्ट करती है। अब हम देख लेते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो कि अल्केन्स की होती हैं। सबसे पहले तो यही जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अल्केन्स जो हैं वो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कार्बन वाला अल्केन है तो उसके अंदर आपके पास 4 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन वाला अल्केन है तो उसके अंदर आपके पास 6 हाइड्रोजन होंगे। आप n की जगह कोई भी नंबर प्लेस करें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कार्बन कितने हैं तो आपके पास अल्केन के फार्मूला में हाइड्रोजन कितने आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 कार्बन वाला अल्केन है तो आप n की जगह 4 पुट करें तो C4, और इसी तरह हाइड्रोजन के साथ जो 2n+2 इसमें भी 4 पुट करें तो ये होगा आपके पास 2 × 4 + 2 यानी कि 10। तो अगर आपके पास 4 कार्बन वाला अल्केन है तो उसके अंदर आपके पास 10 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूल। इसके अलावा जी अल्केन्स जो आपके पास होते हैं दे आर एक्सलेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल। जैसे कि अगर आपको याद है, अगर हमने चैप्टर 7 में जो पेट्रोलियम वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने जो एक टेबल देखा था उसके अंदर जो मेजर फ्यूल के सब्सटेंसेस थे, फ्यूल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस थे, वो आपके पास अल्केन्स थे, जैसे कि मीथेन गैस, इसके अलावा गैसोलीन। मीथेन आपके पास नेचुरल गैस होती है, वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है। इसी तरह गैसोलीन जो आपके पास आम पेट्रोलियम ऑयल होता है वो भी आपके पास फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, जितनी आपके पास फ्यूल्स हैं वो आम तौर पर अल्केन्स होते हैं। तो ये अल्केन का करेक्टरिस्टिक है कि वो फ्यूल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं, यानी कि हम ये देखते हैं, अब ये देखना है हमने नेक्स्ट आने वाले रिएक्शंस में कि आप अल्केन्स को किस तरह बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है सवेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, यानी कि अल्कीन लेते हैं या अल्काइन लेते हैं, और उसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल या कोई और कैटालिस्ट सूटेबल। आपकी बुक ने निकल यूज़ किया है तो हम निकल को ही डिस्कस करेंगे। यानी कि आप कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लें जो कि अल्कीन्स हो सकते हैं, अल्काइंस हो सकते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो आपके पास अल्केन बन जाएगा। यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर इथीन के अंदर हमने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया और आपके पास इथेन बन गया।
आपने ये याद रखना है, हम अल्काइंस और अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन डाल के अल्केन्स बना सकते हैं। इसी तरह अल्केन्स में से हाइड्रोजन रिमूव करके हम अल्कीन्स बना सकते हैं और अल्कीन्स में से हाइड्रोजन रिमूव करके हम अल्काइंस बना सकते हैं। ये सारी बातें आपके आगे काम आएंगी। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन बातों को ध्यान से ज़हन में बिठा लीजिए। अगर आपके पास अल्केन का या अल्काइन का कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें आप हाइड्रोजन डाल के, हाइड्रोजन के एडिशन करके इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल आप कोई भी अल्केन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और अगर आपके पास अल्केन का कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें से आप हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन का या अल्काइन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर आप एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम। इसी तरह अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि एक ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है आपके पास, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं आपके पास और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं और मतलब कि 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये जो साथ में आपको एग्जांपल दी गई है, ये जिसमें प्रोपाइन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करके निकल की प्रेजेंस में प्रोपेन बनाया गया है। तो ये बात आप ज़रा ध्यान से अपने माइंड में बिठा लीजिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आप जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को याद करने लगें तो आप उसका नाम भी अपने माइंड में रख लें कि इस रिएक्शन का नाम क्या। अक्सर आपको पेपर में इक्वेशंस याद होती हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि इस इक्वेशन का जो नाम है वो क्या है। जैसे कि ये जो हाइड्रोजनेशन, ये जो रिएक्शन है, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस, या फिर जो इसका एक्चुअल नेम है वो है स्पेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए अगर इस तरह आपसे पूछ लें, ताकि आप लिखने के काबिल हो सकें। इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की वो है ये, आप ऑयल जो आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एडिशन करके हाइड्रोजन की आप घी बना सकते हैं। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें, आप अगर गौर करें तो ये आपके पास एक ऑयल है जिसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसके अंदर आपने ये हाइड्रोजन ऐड की है और ये आपके पास यहाँ पे अनसैचुरेशन ख़त्म हो गई है, मतलब कि डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी है। तो इस तरह आपके पास ऑयल से घी बन सकता है। तो ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि हाइड्रोजनेशन ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके निकल की प्रेजेंस में आपके पास घी बनता है। ये इक्वेशन आपकी बुक में भी गिवन है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इक्वेशन, ये रिएक्शन जो है ये वहाँ पे भी गिवन है कि आप जो है ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके उसके से आप घी बना सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास मेथड है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से हम आपके पास अल्केन्स बना सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास एक अल्काइल हैलाइड का है। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था अल्काइल हैलाइड एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर एक अल्काइल ग्रुप हो और एक हेलोजन एटम हो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अल्काइल हैलाइड्स का जब आप रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl कैटालिस्ट के तौर पे, तब आपके पास ये आर इस एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास एक अल्केन बनाता है और साथ में जो रिमेनिंग हाइड्रोजन और हेलोजन है उनकी वजह से आपके पास एक हेलोजन एसिड आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ख्याल रखनी है वो है कैटालिस्ट। अगर आप कैटालिस्ट को गलत करते हैं या नहीं लिखते, इसके अलावा प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को गलत लिख कर आते हैं या नहीं लिखते, तो आपके केमिकल रिएक्शन के जितने भी मार्क्स होंगे उसमें से आधे कट जाएंगे। अगर आपके की इक्वेशन जो है वो 2 मार्क्स की है और उसमें अगर आपने कैटालिस्ट गलत लिखा है या नहीं लिखा तो आपको आधा नंबर, 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक पूरे पेपर में बार बार करेंगे तो एग्ज़ामिनर आपके पूरी इक्वेशंस को भी काट सकता है। तो आपने बहुत ध्यान से, जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस तैयार करने लगें केमिस्ट्री में, तो आपने उसके कैटालिस्ट्स को और उसकी कंडीशंस को अच्छी तरह तैयार कर लेना है साथ में। अच्छा जी, इस रिएक्शन की हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल आयोडाइड। ये मिथाइल जो है ये आपके पास एक आर ग्रुप है और ये जो आयोडाइड है ये आपके पास एक हेलोजन है। जब आपने इसमें हाइड्रोजन की एडिशन की तो आपके पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल आया और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह आप अल्काइल हैलाइड्स से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आप अल्केन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट में जी हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसकी इक्वेशन आप ये देखिए, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इस सोडियम की जगह यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन होती, लेकिन क्योंकि ये उसका सॉल्ट है तो इसलिए जाहिर सी बात है किसी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हमारे पास सोडियम आ गया, क्योंकि जो रिएक्शन जिसके साथ हुआ होगा वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगी। बहरहाल आपने ये देखना है कि हम जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं और उसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं
तो आपके पास अल्केन का मॉलिक्यूल आता है और साथ में सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम सोडा ऐश बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ते हैं तो हम इनको कहते हैं सोडा लाइम। जब आप इन दोनों चीज़ों के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास अल्केन का एक मॉलिक्यूल आएगा, साथ में सोडियम कार्बोनेट। अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से आपके पास Na2CO3 जो है ये रिमूव हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो R ग्रुप है ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक अल्केन का मॉलिक्यूल आपको देंगे। इस इक्वेशन की हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये आपके पास सोडियम एसीटेट का एक मॉलिक्यूल है जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। जब आप इसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में लिख दिया है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपने ध्यान से इसको लिख लेना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास Na2CO3 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ से आपके पास इतना सारे जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं ये एक साथ कंपाउंड बना के एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। जबकि ये जो आपके पास मीथेन है ये और ये हाइड्रोजन आपके पास ये इकट्ठे कंबाइन करके आपके पास एक अल्केन का मॉलिक्यूल देंगे मीथेन का। चलें जी अगला देखते हैं। हमारे पास एक और रिएक्शन है, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास एक नई बात है। अगर आप इस सेट्स ऑफ इक्वेशन को देखें तो इसमें जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया हुआ है कि कैसे बनता है। जब आप किसी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास इस किस्म का एक कंपाउंड आता है। इस कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, तो इसलिए हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये रिएक्शन होगा आपके पास ईथर की प्रेजेंस में, तो ये आपने ख्याल रखना है। ये नीचे वाले दोनों रिएक्शंस भी आपके पास ईथर की प्रेजेंस में होंगे। ये रिएक्शन भी ईथर की प्रेजेंस में होगा और ये रिएक्शन भी ईथर की प्रेजेंस में होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। जब हम किसी अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है RMgX टाइप का। ये जो X है ये हैलोजन है जो कि आम तौर पे ब्रोमीन या क्लोरीन होता है। मोस्टली जो हैलोजन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो ब्रोमीन होता है। बहरहाल तो ये आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की ब्रेकडाउन। हाइड्रो फॉर वाटर और लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। हाइड्रो आप वाटर को कहते हैं और लाइसिस आप ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में वाटर की ब्रेकडाउन करवाएं तो इस तरह के रिएक्शन से भी आपके पास जो है अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये आपके पास वाटर है। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर की ब्रेकडाउन करवाएंगे तो आपके पास होगा क्या कि ये मैग्नीशियम हैलाइड जो है आपके पास हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करके एक अलग से कंपाउंड बनाएगा, जबकि जो रिमेनिंग है ये R और ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में रिएक्ट करके आपके पास एक अल्केन बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह अब आप यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जब आपके पास एक मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये जो मिथाइल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो कार्बन होती है वो नेगेटिव इन नेचर होती है। जब ये वाला हाइड्रोजन आपको जैसे कि मालूम है पार्शियल पॉजिटिव होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो कार्बन होती है जो बिल्कुल मैग्नीशियम के साथ वाली कार्बन होती है वो आपके पास नेगेटिव इन नेचर की होती है। जब ये वाली नेगेटिव कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल आएगा और साथ में ये मैग्नीशियम का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस तरह आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी जो है अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है हमारे पास कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपने जो ये अपने चैप्टर्स जो हैं जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं साथ के साथ तैयार करनी है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है और अगर आप साथ के साथ तैयार नहीं करेंगे तो सारे के सारे रिएक्शंस मिक्स हो जाएंगे। तो आप ये आखिरी रात के लिए आपने ये काम नहीं छोड़ना है बल्कि साथ के साथ तैयार कर लेना है क्योंकि सब रिएक्शंस एक जैसे होते हैं और मिक्स हो जाते हैं ये। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसको डेफिनेट है कि गलत करके आएंगे। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको ये बता दूं कि बुक्स में ये आपके पास टॉपिक कहाँ कहाँ लिखे हैं। मेरा ख्याल है आपको बुक से पता नहीं चलता है, तो एक नज़र हम बुक के पेजेस को देख लेते हैं। जी यहाँ से आपका चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपकी बुक में टेबल दिया गया है, ये आपने लाजमी करना है। इसको समझ के अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 7 में भी कर चुके हैं। तो ये आपको अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। जो थ्योरी लिखी हुई है इसको याद
करने की ज़रूरत नहीं है। एज सच इसको बस एक नज़र पढ़ लीजिए। अच्छा, उसके बाद नॉमेनक्लेचर कल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। थ्योरी जितनी लिखी हुई है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये नेम्स आने चाहिए और थ्योरी को आप एक नज़र पढ़ लें, ताकि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप उसको माइंड में रख लें। ये वाले कॉमन नेम्स भी आप याद कर लें, ये अल्कीन्स और अल्काइंस के। इसके बाद है जी हमारे पास आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग में जी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर गिवन है तो उसका नाम क्या है, और अगर किसी मॉलिक्यूल का नेम गिवन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, थ्योरी लिखी हुई है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो उसका नाम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और आपको इसका नाम आना चाहिए कि इसका नाम क्या है। इसी तरह अगर ये आपके पास एक मॉलिक्यूल का नाम लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ज़रूरी नहीं है कि पेपर में वही मॉलिक्यूल्स आएँ जो आपकी बुक में गिवन है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, इसके अलावा भी कोई मॉलिक्यूल आ सकता है, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर का आपको नाम बनाना आना चाहिए और किसी भी नेम से आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर से बस इतना ही। अच्छा, मैंने अभी अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस नहीं किया है, ये मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप मिक्स ना कर दें। तो अभी आप सिर्फ अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को कवर कर लें। जैसे ही हम अल्कीन्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले हम अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। इसी तरह जब हम अल्काइंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके से पहले हम अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। तो जब तक आपका मेरा ख्याल है अच्छी तरह अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कवर कर लेना चाहिए, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप जो है बाकी टॉपिक्स के साथ इसको मिक्स भी नहीं करेंगे। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है वो बेसिक फाउंडेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अच्छा जी, फिर अब हम आज वाला टॉपिक देखते हैं, अल्केन्स या पैराफिन्स की। आपके पास अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं, इनकी जी सिंथेसिस। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जर्नल फार्मूला दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर के दौरान दिया, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जिक्र किया हुआ है, हमने आज ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफ्रेंसिएशन पढ़ी है, तो ये भी आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये हमने मेथड्स पढ़े हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोजनेशन हम पढ़ चुके हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये इसका जो सेकंड नेम है ये भी आपको आना चाहिए। रिएक्शंस केमिकल्स हम देख चुके हैं, ये आपको दोनों आने चाहिए। यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल और घी वाली बात लिखी हुई है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये भी आपको आनी चाहिए। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स आपको रिएक्शन का नाम आना चाहिए, जनरल इक्वेशन आनी चाहिए और दूसरे रिएक्शंस भी आने चाहिए। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपको रिएक्शन का नाम आना चाहिए। क्विकलाइम का मैं आपको बता चुकी हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपके पास ये बनता है कास्टिक सोडा और क्विकलाइम को जब आप इकट्ठा बोलते हैं या इकट्ठा है हम इनको मिला के सोडा लाइम कहते हैं। तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, ये भी आपको आना चाहिए, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद जी हम कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस कर, ये दोनों इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जितनी थ्योरी लिखी हुई है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ से आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिकल अल्केन्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं। ये जनरल इक्वेशन आनी चाहिए। उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ क्या है, सबसे पहले आपके पास आयनाइजेशन रिएक्शन होगा। आयनाइजेशन रिएक्शन के बाद आपके पास एनाइंस जो हैं वो एनोड पे जाएंगे और कैटाइंस जो हैं वो आपके पास कैथोड की तरफ मूव करेंगे। एनाइंस में ये देखिए आपके पास ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये जो आयन दिया हुआ है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास दो आयनाइंस लिए हैं, तो इसका मतलब है 2 नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास निकल आए हुए हैं और एक इसके ऊपर लगा हुआ है। तो 2 आयनाइंस हैं, तो दोनों का एक एक मतलब 2 आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स अभी इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है। इसके नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ से आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है ये इस तरह ब्रेक डाउन होगी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर जाएगा और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर जाएगा। एक अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसका मतलब यही होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस रेडिकल की यहाँ से ब्रेक डाउन होगी और ब्रेक डाउन होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आया है वो ये आपको ये ऊपर छोटा सा जो डॉट नज़र आ रहा है वो यही वाला इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से टूट के इस कार्बन के ऊपर आया। ये इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके एक और बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कार्बन ने पहले से 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक नया बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा, जो कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, जो कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
क्योंकि ये आपके साथ ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास दो इस तरह के रेडिकल्स बन चुके हैं। जिस किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर एक डॉट लगा हुआ हो तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर लाइन लगी हुई हो तो वो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। उसका मतलब होता है कि इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब आपके पास ये मिथेन के ऊपर ये एक आपके पास मिथाइल के ऊपर एक रेडिकल लगा हुआ है, तो क्योंकि आपके पास दो मिथाइल रेडिकल बन रहे हैं इस तरह के, तो ये दोनों मिथाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे और आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो कि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखिए कि कैथोड में आपके पास जो स्पीशीज़ थी पॉजिटिव वो जाती हैं। तो ये पोटाशियम आयन यहाँ से जो था आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास कैथोड में आया है, और वाटर की ब्रेकडाउन से आपके पास जो हाइड्रोक्सिल बना था वो और ये पोटाशियम आयन आपके पास कंबाइन करके 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शंस आपने साथ के साथ तैयार कर लेने, बल्कि आपने सारे रिएक्शन साथ के साथ तैयार कर लेने। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप अपनी बुक को ज़रा एक नज़र आगे खोल के देखिए, आपको मालूम होगा कि किस कदर ज़्यादा इसके अंदर रिएक्शंस जो हैं वो गिवन है, और अगर आप साथ के साथ प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो बी वेरी केयरफुल। तो आप साथ के साथ तैयार कर लें उनको, फिर तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आसान काम है। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया कि हम बाद में करेंगे, या एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे, या जब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे हम तब करेंगे, तो स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये पीछे रह गया था, हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब ऐसे वाले कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो। चैप्टर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके अंदर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होती है। C+O जो है आपके पास, ये वाला फंक्शन ग्रुप, इसको हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को मेजरली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड से आप जो अल्केन्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम या तो क्लेम्जन्स रिडक्शन कहते हैं या हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं। क्लेम्जन रिडक्शन हम तब कहते हैं कि अगर आप कीटोन्स से अल्केन्स बना रहे हो, और वुल्फ किश्नर रिडक्शन हम तब उसको कहते हैं अगर आप एल्डिहाइड से जो है आपके पास अल्केन्स बन रहे हो। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कीटोन से हम अल्केन्स कैसे बना सकते हैं। कीटोन्स के अंदर जब हम ये 4 हाइड्रोजन, ये आपने ख्याल रखना है, ये हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ स्मॉल करके नीचे करके 2 लिखा हुआ होता है। अगर अकेले एक ऐसा H लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। एटॉमिक हाइड्रोजन जब आपके पास एसीटोन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एज ए कैटलिस्ट, तो आपके पास प्रोपेन बनता है। हुआ क्या है कि ये जो 4 हाइड्रोजन है इनमें से 2 इस कार्बन के साथ कंबाइन कर गए और आपके पास ये यहाँ पे CH2 आ गया, तो और यहाँ पे आपके पास प्रोपेन बन गया, और बाकी के 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और उन्होंने ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम इसलिए मैंने बोला है कि अगर किसी भी चीज़ का कंपाउंड बना हुआ हो मरकरी के साथ तो हम उसको कहते हैं अमलगम। तो यहाँ पे जिंक का जो आपके साथ कंपाउंड बना हुआ है मरकरी के साथ, Hg जो है ये आपके पास सिंबल है मरकरी का। मरकरी का जो लैटिन नेम है हाइड्रागेरागम, तो उसके हिसाब से आपके पास जो ये सिंबल आता है Hg, तो जिंक अमलगम, क्योंकि तो इसलिए मैंने इसको जिंक अमलगम बोला है। अगर किसी भी चीज़ का कंपाउंड मरकरी के साथ बना हुआ हो, किसी भी मेटल का, तो हम उसका अमलगम बोलते हैं। तो आपने ख्याल रखना है, एसीटोन के साथ आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में, तो आपके पास एक अल्केन आएगा और साथ में हाइड्रोजन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए कि आपने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है। एल्डिहाइड के अंदर भी बिल्कुल सिमिलरली आपने जब 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए हैं तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आपके पास अटैच होंगे, और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन नए आए हैं और एक ये वाला हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, तो ये आपके पास एक नया अल्केन बन गया हुआ है। और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जो है आपके पास कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल जो है उन्होंने बना दिया है। अच्छा, ये जो साथ में मॉलिक्यूल लिखा हुआ है N2H2, ये आपके पास होता है हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल। इस सब्सटेंस का नाम है हाइड्रोजीन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये आपने ख्याल रखना है कि क्या लिखा हुआ है। लास्ट में जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शन है, हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। और वाटर की हाइड्रोलिसिस से आप यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर जब अगर करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपके पास अल्केन्स बनते हैं। तो जी यहाँ तक आपके पास ये 5 रिएक्शंस हैं, 5 टाइप्स के रिएक्शंस हैं जिनसे आप अल्केन्स को बना सकते हैं। इन सब को आप अच्छी तरह कवर कर लीजिए तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और फिर हम कल के लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट स्किप हो गया, या पिछले किसी लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है, तो यू आर वेरी वेरी वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।